हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा और चलिए हम पढ़ेंगे आज अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास नंबर 5। तो चलिए कुछ मोटिवेशनल लाइन के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, जीत अगर मुमकिन न हुई तो लड़ते लड़ते हारो तुम, लड़ते लड़ते हारो तुम। लेकिन ये नहीं है कि बस हमें अगर ये सोच लिया कि हमारी सफलता निश्चित नहीं है या हम सफल नहीं होंगे तो उसके लिए हम प्रयास भी ना करें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज चाइल्ड डेवलपमेंट की। फिर उसके बाद हमारी 50 डेज सीरीज भी आएगी। तो जो है इस समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं आप लोगों के, तो इसलिए इस समय जो है क्लास इसकी बिल्कुल भी ना करिए। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। हम बता रहे हैं, बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा जो है एडवर्टाइज तो हम नहीं करते हैं, लेकिन क्लास बहुत ही बेसिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इससे जुड़िए और इसको क्लास को देखिए या कहीं ना कहीं आप इसके नोट्स बनाइए और पढ़िए। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये मैं कह रही हूँ आप लोगों से। तो जो है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हमारी आज कौन सी क्लास है। तो ये है आज हमारी क्लास नंबर 5। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है पहला प्रश्न। और देखिए प्रश्न से पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या जो है हम आज पढ़ेंगे। हमारे जो है कौन कौन से आज टॉपिक्स होंगे, इनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थार्डाइक को, फिर कोहलबर्ग को, फिर गेस्टाल्टवाद, फिर वाटसन को पढ़ेंगे, है ना। इन लोगों के जितने भी सिद्धांत हैं इनको हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं थार्डाइक ने हमको सीखने के नियम दिए हैं, है ना। इस तरह से कोहलबर्ग ने क्या दिया है, तो कोहलबर्ग ने हमको हम लोगों को क्या दिया, सूझ का सिद्धांत। ठीक है, सूझ का सिद्धांत कह सकते हैं। थार्डाइक के क्या हैं, तो ये हैं सीखने के नियम। और वाटसन कौन थे, तो वाटसन थे व्यवहारवादी, व्यवहारवादी या व्यवहारवाद के जनक थे। इन्होंने जो है व्यवहारवाद या मनुष्य के जो है व्यवहारवाद के बारे में इन्होंने इसका सिद्धांत दिया। और बाकी गेस्टाल्ट आप जानते हैं, वर्दीवर, कोहलर और कप्पा जो है, कुप्पा, ये सारे लोग इसमें गेस्टाल्टवाद में आते हैं। इनके भी सिद्धांत को हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा आज का प्रश्न क्या है, अधिगम के निष्कर्ष त्रुटि जो है पद्धति को जो है सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, या कह सकते हैं ट्रायल एंड एरर। ये जो आपकी पद्धति है इसका प्रतिपादन किसने किया। तो अभी हमने बता ही दिया है ना कि जो है किसके कौन से सिद्धांत हैं। तो अधिगम का निष्कर्ष त्रुटि है, यानी कि ट्रायल एंड एरर। तो इस पद्धति को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, हमारे ऑप्शन ए है स्किनर, बी है थार्डाइक, सी है कोहलबर्ग, डी है वाटसन। तो देखिए स्किनर का कौन सा सिद्धांत है, तो स्किनर का हमारा क्या है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत है। ठीक है, और कोहलबर्ग का कौन सा है, तो इनका जो है सूझ का सिद्धांत है हमारा। वाटसन क्या थे, अभी हमने बताया वाटसन एक व्यवहारवादी थे। ठीक है, तो देखिए इन्होंने जो ट्रायल एंड एरर यानी कि कह सकते हैं प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास एवं त्रुटि, इसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो यहाँ पर एक ही बच रहे हैं, थार्डाइक। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे कौन हो जाएंगे, थार्डाइक महोदय, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थार्डाइक ने आप जो है जानते हैं सीखने के 3 नियम दिए हैं, या कह सकते हैं मुख्य 3 नियम इन्होंने दिए हैं। कितने, तो 3 नियम। ठीक है, थार्डाइक ने दिए हैं। पहला है हमारा, देख लेते हैं कौन सा है, तत्परता का नियम। ठीक है, पहला तत्परता का है। दूसरा नियम हमारा है अभ्यास का नियम। और फिर जो है इसके बाद तीसरा हमारा है प्रभाव का नियम। ठीक है, और इन्होंने और जो है गौड़, वैसे तो एक तरह से कह सकते हैं गौड़ 5 नियम दिए हैं। पहला है बहु अनुक्रिया, फिर है मानसिक स्थिति, फिर है आंशिक क्रिया, फिर है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। और इनकी जो है अन्य क्या है, इनकी एक थ्योरी है, इसको जो है एसआर थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एसआर थ्योरी। ठीक है, एसआर थ्योरी भी किसकी है, तो थार्डाइक की ही है। तो इस तरह से हमने देखिए इतनी चीजें जानी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि ये क्लास जो आजकल चल रही है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चल रही है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। हमको बिल्कुल सटीक अध्ययन करना है, अपने सिलेबस का फोकस करना है। इसीलिए हमने जब
चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास हम स्टार्ट किए थे, तो जो है अपना सिलेबस हमने पहले डिस्कशन कर लिया था, और आप उसको मैच करते हुए चलिए कि जितना सिलेबस हमने डिस्कस किया है उसी के अकॉर्डिंग 2-2 3-3 टॉपिक हम उठा रहे हैं, और उसी का हम जो है प्रैक्टिस उसी की कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। थॉर्नडाइक का नियम है अधिगम के निष्कर्ष को जो है त्रुटि जो है, या और कह सकते हैं प्रयास और त्रुटि का नियम किसने दिया, तो ये थॉर्नडाइक का दिया हुआ है। स्किनर का क्रिया प्रसूत है। कोहलबर्ग का सूझ का सिद्धांत है। वाटसन कौन थे, तो वाटसन थे व्यवहारवादी थे। और जो है जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने सीखने के 3 नियम दिए। पहला हो गया आपका मुख्य जो है 3 नियम कौन सा हो गया, एक हो गया तत्परता का नियम, फिर है अभ्यास का नियम, फिर है प्रभाव का नियम। और इनकी कौन सी थ्योरी है, तो एसआर थ्योरी इनकी। और इन्होंने जो है किस पर प्रयोग किया, तो ये भी देख लेते हैं। इन्होंने बिल्ली पर, ठीक है, थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर अपने प्रयोग किए थे। और इनकी कौन सी थ्योरी है, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत में इनकी एसआर थ्योरी जानी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कवर अप करते हुए चलेंगे। तो इस तरह से आपका प्रश्न कहीं और से भी बन सकता है। ये नहीं हम कह रहे कि सीधा प्रश्न इसी से बनेगा, लेकिन जो भी हम आसपास की चीजें देख रहे हैं, जिनको हम डिफाइन कर रहे हैं, उनको आप ध्यान से उस चीज को सुनते हुए चलेंगे, तो बहुत सी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। सीधे प्रश्न में ना ही जाइए, उसके आसपास की इर्द गिर्द की चीजों को हम देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, फिर चलिए इस तरह से हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, थॉर्नडाइक के सीखने में कौन सा नियम प्रभाव का नियम है। देखिए अभी हमने ऊपर बताया था 3 नियम है ना, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट या प्रभाव का नियम कौन सा है या क्या कहलाता है। पहला है प्रत्युत्तर का नियम, फिर है हमारा अभ्यास का नियम, फिर आइए देखते हैं अगला क्या है, तत्परता का नियम, फिर है फलन का नियम। तो जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा डी, फलन का नियम। ठीक है, फलन का नियम क्या करता है, तो ये हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट का नियम हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसको आइए समझते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कौन सा चरण स्वायत्ता नैतिकता है ना, ऑटोनॉमस मोरलिटी से संबंधित है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में देखिए इस तरह से सबसे पहले चल गया कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलबर्ग ने दिया। और इनके जो है सिद्धांत में कौन सा चरण स्वायत्ता नैतिकता से संबंधित है, या हम कह सकते हैं ऑटोनॉमस मोरलिटी से संबंधित है। तो आइए हम देख लेते हैं अपने ऑप्शन ए है हमारा पूर्व परंपरागत स्तर, बी है परंपरागत स्तर, सी है उत्तर परंपरागत स्तर, डी है सामाजिक व्यवस्था स्तर। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोहलबर्ग ने जो है जो नैतिक विकास है उसके कितने चरण बताए हैं, या कह सकते हैं कितनी उसकी अवस्थाओं को बांटा है। तो इन्होंने जो है वैसे तो 6 जो है अवस्थाओं में बांटा है, लेकिन मुख्य जो अवस्थाएं हैं वो कितनी है, 3 अवस्थाएं हैं। तो 3 अवस्थाओं के बारे में हम जानते हैं कि हमारी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहली अवस्था हमारी कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर जो है, या कह सकते हैं इसी को हम क्या कह सकते हैं, रूढ़िगत नैतिक अवस्था। ठीक है, पूर्व, तो अन्य नाम भी आप ध्यान कर लीजिएगा, पूर्व रूढ़िगत। ठीक है, पूर्व रूढ़िगत अवस्था। और ये कब से कब तक हो सकती है, तो ये हमारी होती है 4 से, एक मिनट, 4 से 10 वर्ष। ठीक है, 4 से 10 वर्ष तक की ये अवस्था होती है। फिर दूसरी हमारी कौन सी है, तो दूसरी हमारी हो जाएगी परंपरागत। ठीक है, परंपरागत या फिर कह सकते हैं रूढ़िगत नैतिक अवस्था, रूढ़िगत नैतिक अवस्था। तो ये हमारी कब से कब तक होगी, तो ये हो जाएगी हमारी 10 से 13 वर्ष तक। फिर देखिए अगली हमारी कौन सी है, जो तीसरी अवस्था हमारी है, तो वो हमारी कौन सी अवस्था हो जाएगी, तीसरी अवस्था हो जाएगी हमारी, यहां से देख लेते हैं।
तीसरी अवस्था हो जाएगी उत्तर परंपरागत। ठीक है, आप लोग सुन लीजिएगा, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। उत्तर परंपरागत, ठीक है, यहां हम लिखे दे रहे हैं उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, इसी को हम उत्तर रूढ़िगत स्तर भी कहते हैं। और इसकी जो है क्या है स्टेज, तो इसकी है हमारी 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था। जितनी भी 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था होगी वो हमारी उत्तर परंपरागत या उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, पूर्व परगत स्तर में क्या होता है, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्तता की अवस्था होती है। इसमें बालक नैतिकता का पालन मिलने वाले दंड के आधार पर करता है, मतलब उसको डर रहता है कि दंड मिलेगा, इसलिए उसका पालन वो करता है। देखिए ये चीजें आप जब समझ लेंगे तो आपके आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। और जो परंपरागत स्तर है हमारा, जो दूसरा स्तर है जो 10 से 13 वर्ष तक का होता है, इसमें स्वयं उत्पन्न बनने की उन्मुखता उसके अंतर्गत आ जाती है। परस्पर एक रूप से जो है वो सोचता है बालक। इसमें नैतिकता का पालन स्वयं, माता पिता एवं समाज की नजरों में वो उत्तम बनने के लिए करने लगता है। पहले में क्या होता है, दंड से वो डरता है ना, उसके अंतर्गत ये चीजें आती हैं। और फिर इसके बाद उत्तर परंपरागत या उत्तर रूढ़िगत स्तर जो होता है, उसमें क्या होता है, सामाजिक जो चीजें होती हैं, विधि है ना, सम्मत उन्मुक्तता की अवस्था और अनेक चीजें हैं। बालक समाज में एक तरह से कह सकते हैं मान्य यह व्यक्ति जो नियम होता है उनका वो पालन कर रहा होता है ना। सभी लोगों में ऐसा ही करने की अपेक्षा भी वो करता, मतलब खुद तो वो पालन करता ही है समाज का जो है, और उसके बाद वो अन्य लोगों से भी यही आचरण करता है। स्वतंत्र होकर वो क्या करता है, अपनी नैतिक जो भी चीजें हैं, प्रतिबंध है उनका वो आचरण करता है, स्वयं सोच के हिसाब से ही वो आचरण करता है। ये सारी चीजें आती हैं। तो ये बात है कोहलबर्ग ने नैतिक स्तर। ठीक है, तो आप देखिए इसको आपने जब समझ लिया तो आप आंसर अगर करेंगे तो आपके आंसर गलत नहीं होंगे। सॉरी। तो देखिए पहला क्या पूछ रहा है, स्वायत्ता नैतिकता। ठीक है, तो स्वायत्ता नैतिकता किससे आती है, तो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, हमारा क्या आंसर होने वाला है, आंसर सी हो जाएगा उत्तर परंपरागत स्तर। क्योंकि जो उत्तर परंपरागत स्तर होता है उसमें स्वायत्ता आ जाती है, वो स्वयं से करने लगता है, ये चीज है। तो देखिए ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी मुझे लग रहा है, क्योंकि हमने जो थॉर्नडाइक के बारे में बताया। देखिए ये सब चीजें हम इसलिए सिर्फ बता रहे हैं कि आपके माइंड में रिकॉल होती चले। सब लोगों ने पढ़ रखा है, बस मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि सारी चीजें जल्दी जल्दी हम रिकॉल करते हुए चलेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गेस्टाल्टवाद के अनुसार सीखने की प्रक्रिया किस पर आधारित है। ए है अनुभव, बी है अंतर्दृष्टि, सी है अनुक्रिया, डी है प्रयोग। तो सबसे पहले जान लीजिए है ना, गेस्टाल्टवाद के अनुसार सीखने की प्रक्रिया। तो देखिए इसको समझते हैं है ना, गेस्टाल्टवाद क्या है, ये लोग क्या मानते, इसमें जो है क्या आता है कि ये लोग ये मानते थे कि जो चीजें हम सीखते हैं हमारा जो है मस्तिष्क काम करता है, तर्क वितर्क अनेक सी चीजें होती हैं। गेस्टाल्टवाद के प्रमुख कौन थे, तो वो थे, हम लिखे दे रहे हैं, मैक्स वर्दीमर। ठीक है, वर्दीमर इसके प्रमुख प्रवर्तक थे, या एक तरह से कह सकते हैं ये प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन, मैक्स वर्दीमर, ये कौन थे, तो गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक थे। बाकी इसके अलावा कोहलर और कोप्फा भी कहे जाते हैं, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। कोहलर एक थे और कोप्फा, ये हो गया। तो गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो मैक्स वर्दीमर थे, कोहलर और कोप्फा भी जाने जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या था कि कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, किस पर, तो ये जो है कह सकते हैं एक प्रकार से जो जीन पियाजे का सिद्धांत था, संज्ञानात्मक सिद्धांत, उसी के आधार पर। ठीक है, संज्ञानात्मक जो सिद्धांत था उसी के आधार पर इन्होंने दिया था, अपनी चीजें बताया था। तो देखिए इसमें क्या होता है, प्रश्न कह रहा है, देखिए ये सारी चीजें समझ में आएंगी तब आप आंसर कर लेंगे, ऐसे रटने से कोई मतलब नहीं। क्योंकि प्रश्न मान लीजिए हम अपने दिमाग से बता रहे हैं, आयोग कोई अपने दिमाग से बता रहा है, तो जो थ्योरी होगी, बेस होगा, जब वो समझ में आ जाएगा तो सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बता दे रहे हैं ना कि कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत दिया, और गेस्टाल्टवाद के अनुसार पूछा जा रहा है। हमने बताया गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर, और इसी में कोहलर भी आते हैं और कोप्फा, ये सारे मनोवैज्ञानिक आते हैं। और जो कोहलर थे उन्होंने जो अपना अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था वो किस पर दिया था, पियाजे महोदय के संज्ञानात्मक विकास पर। ठीक है, तो इसलिए हम जब करेंगे कि अनुभव,
अंतर्दृष्टि के अनुसार या अनुक्रिया के अनुसार या प्रयोग के अनुसार। तो किस पर आधारित था? तो देखिए सीधे सीधे जब हमारी जो थ्योरी उसी से आंसर हमारा निकल आया कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर है ना। आत्मसातीकरण, पुराने में नए को एडजस्ट करना, समायोजन करके जोड़ना, ये सारी चीजें। समाविष्टीकरण में क्या होता है, पुराने वाले में नए को जोड़ना, समस्या हो तो पुराने में संशोधन करके नए जोड़ना, ठीक है। सीखने के दौरान पुराने ज्ञान को सीखना, सेटल नहीं हो पाता है, अनुकूलन करता है, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। ये सारे संज्ञानात्मक विकास की चीजें हैं, है ना। पहले संगठन होता है, पहले ज्ञात से जो है विज्ञान की ओर वो चलता है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होती हैं। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जॉन वाटसन के व्यवहारवाद सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? तो देख लेते हैं। ए है, सबसे पहले जान लीजिए वाटसन कौन थे। तो ये एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक। इन्होंने क्या कहा, मुझे बालक दे दीजिए, आप छोटा बच्चा दे दीजिए, आप जैसा चाहेंगे मैं उसको वैसा बना दूंगा। ये किसने कहा था? तो ये वाटसन ने कहा था, ठीक है। और ये एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। तो पूछा गया सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है। ए है अनुवांशिकता, बी है संज्ञानात्मक विकास, फिर देखिए क्या है, डी है पर्यावरणीय प्रभाव, फिर है प्रेरणा। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पर्यावरणीय प्रभाव। क्योंकि इन्होंने कहा कि आप बालक दीजिए, मैं उसको वैसा बना दूंगा जैसा आप चाहते हैं, तो उस पर वो पर्यावरण का प्रभाव डालेंगे, इसी पर इनका आधारित था। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस स्तर में आता है? तो देखिए अभी हमने सारी चीजें बताई, कौन से स्तर हैं, क्या क्या स्तर हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपने समझी होंगी तो जो है आप बिल्कुल इजीली आंसर दे देंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं जरा, सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस जो है स्तर में आता है, या किस स्टेज में आता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं अपने हम। ए है पूर्व परंपरागत स्तर, बी है परंपरागत, सी है उत्तर परंपरागत, फिर डी है सार्वभौमिकता या नैतिकता। तो देखिए सबसे पहले हम जो है, हमने आपको बताया, बार बार बता रहे हैं कि इनके 3 स्तर थे, है ना। पहला क्या था, पूर्व परंपरागत स्तर, है ना। फिर है परंपरागत स्तर, ये आ जाता है कि परंपरागत स्तर है। फिर है लास्ट वाला होता है उत्तर परंपरागत स्तर। तो देखिए सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने अभी बताया कि पहले में क्या होता है, वो दंड के डर से करता है। जो उसका पूर्व परंपरागत स्तर होता है उसमें इस अवस्था में दंड को आज्ञाकारिता की ओर से सोचता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो है मुझे दंड मिलेगा। तो ये सारी चीजें। और जब परंपरागत स्तर की बात आती है तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर धीरे धीरे समझ आने लगती है, वो स्वयं से सोचता है कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं, नहीं तो ये सारी चीजें आती। लेकिन यहाँ पर पूछा गया सामाजिक अनुबंध, तो जो समाज में रहता है, समाज के नियमों को पालन करता है, उसको स्वीकार करता है, अगले से भी उम्मीद करता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन सी उत्तर परंपरागत स्तर, ठीक है। इसी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं ये भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे आ जाए तो इसको हम कहते हैं रूढ़िगत, रूढ़िगत स्तर, है ना। और इसकी अवस्था क्या होती है, तो 13 से ऊपर कह सकते हैं, 13 से 16 भी हो सकती है, या इससे ऊपर जितनी भी होती है। इसमें सार्वभौमिकता, सामाजिक अनुबंध, अनेक सी चीजें वो लेकर के वो चलता है और लोगों से भी ऐसी ही अपेक्षा करने लगता है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थार्नडाइक के अनुसार अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए है अनुकरण, बी है पुनर्बलन, सी है अभ्यास, डी है अंतर्दृष्टि। तो देखिए सारी चीजें हमने लगभग लगभग आप लोगों को समझा दी हैं। तो अब इस तरह से हम क्या करेंगे, तो अपने क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो जब ये थ्योरी आप समझेंगे या हमने जो पढ़ाया इसको आप वीडियो रोक कहीं लिख लेंगे, या आपके पास नोट्स होंगे तो आप उससे करिए। हम नहीं कहते कि सिर्फ हमसे ही पढ़िए, लेकिन बस इतना है, ये उम्मीद करते हैं प्लीज आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें मुझे, इतना इसके लिए सपोर्ट करें कि आप उसको पढ़ें। तो प्लीज जो है मुझे सजेशन दें कि हम और आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप लोगों को कमेंट करना होगा। बस सिर्फ आप कमेंट करिए कि आपको क्या पढ़ना है, किस स्तर से पढ़ना है, कौन सा लेवल पढ़ना है। हम उस लेवल पे आपको लेकर चलेंगे और आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे। बस इतना ही आप लोगों को करना है, जैसा जैसा पढ़ना है, जो जो टॉपिक पढ़ना है। ऐसे तो हम सिर्फ बस अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि क्या हम पढ़ा दें आप लोगों को। तो बस हमारी टॉपिक वाइज जो रिवीजन चल रहा है उसी में हम हैं। तो हमने सोचा कि जो है इसमें हम पढ़ा देते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। हमारा अभी होम मैनेजमेंट बाकी रह गया है।
और अन्य कई चीजें बाकी हैं इसमें भी, तो इसको देख लेते हैं। जैसा आप कहेंगे हम पढ़ाएंगे। तो देखिए सबसे हमारा महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा, अभ्यास का नियम। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब अभ्यास करेंगे तो हम धीरे धीरे जरूर से जरूर सीखेंगे। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, गेस्टाल्ट सिद्धांत में अच्छे स्वरूप का नियम किसे कहते हैं? अच्छे स्वरूप का नियम किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। ए है समानता, बी है निकटता, फिर आइए देखते हैं हमारा अगला क्या है, सी है प्रेग्नेज, फिर डी है संलग्नता। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, प्रेग्नेज। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कोहल वर्ग के अनुसार अच्छा लड़के अच्छी लड़की किस चरण के स्तर में आता है? ए है पूर्व परंपरागत, बी है परंपरागत, सी है उत्तर परंपरागत, डी है नैतिक पूर्वाग्रह, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। तो किस स्तर में नापा जाता है, यह आता है? तो ये हो जाएगा हमारा परंपरागत स्तर में। जो परंपरागत चीजें हैं उसको वो क्या करेगा, उसको समझता है। अगर उसको बताता है कि ये अच्छा है तो अच्छा है, अच्छी लड़की और अच्छा लड़का, यानी ये सारी चीजें उसमें स्वयं उन्मुखता आ जाती है और वो नैतिकता का पालन स्वयं को, माता पिता के हर चीज में वो अच्छा करता है। तो हर चीज उसको अच्छी लगती है ना, ये सारी चीजें हैं। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। वाटसन, जॉन वाटसन के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया पर आधारित होता है? ए है अनुकरण, बी है पुनर्बलन, सी है क्लासिकल कंडीशनिंग, डी है उत्तेजना थ्योरी। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी, उत्तेजना थ्योरी। ये जो है सीखना पर आधारित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। थार्डाई का तत्परता का नियम किससे संबंधित है? ए है प्रेरणा, बी है संज्ञानात्मक विकास, सी है अनुकरण। फिर देखते हैं थार्डाई का तत्परता का नियम किससे संबंधित है? फिर है डी पुनर्बलन। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ए, प्रेरणा, प्रेरणा पर जो है आधारित है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहल वर्ग का नैतिक विकास किस सिद्धांत पर आधारित है? अभी हमने देखिए पूरा जब कोहल वर्ग के बारे में बताया, जितनी भी चीजें या गेस्टाल्टवाद के बारे में बताया, तो हमने आपको पूरा एकदम इजीली समझाया है आपकी लैंग्वेज में। तो अगर आपने उसको सुना होगा तो इसका आंसर आप बिल्कुल बिना कुछ, अगर पहले आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो आप कर ले जाएंगे। ए है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बी है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, सी है व्यवहारवाद सिद्धांत, डी है सहज प्रवृत्ति सिद्धांत। तो देखिए हमने बताया था कि कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? बी हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट, संज्ञानात्मक विकास पर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर ही इन्होंने अपने सिद्धांत को आधारित किया। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है, गेस्टाल्टवाद के अनुसार समस्या समाधान में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? ए है हमारा अनुभव, बी है अंतर्दृष्टि, सी है परीक्षण, डी है शारीरिक प्रतिक्रिया। तो देखिए गेस्टाल्टवाद के अनुसार समस्या समाधान में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो गेस्टाल्टवाद का आपसे बता रहे हैं कि जो भी चीजें समझनी है तो एज ए हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो उन्होंने बताया जब अंतर्दृष्टि, अचानक से ना सडनली कोई चीज आती है तो फिर हम अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, अंतर्दृष्टि। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वाटसन के अनुसार सभी व्यवहार किस पर आधारित होते हैं? ऑप्शन ए है जैविक प्रवृत्तियां, बी है सामाजिक प्रभाव, सी है प्रभाव और उत्तेजनाएं, डी है मानसिक प्रक्रिया। फिर देखते हैं क्या है, तो करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन सी, पर्यावरण और उत्तेजनाएं। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थार्डाइक का प्रभाव का नियम किस पर केंद्रित है? जो प्रभाव का नियम है इसको हम एक बार कह सकते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है प्रत्यक्ष अवलोकन, बी है सुखद परिणाम, सी है तर्कशीलता, डी है स्वायत्ता विकास। तो करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है सुखद परिणाम, है ना। लॉ ऑफ इफेक्ट का जो हमारा रूल है वो किस पर केंद्रित है? सुखद परिणाम पर केंद्रित है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए बिल्कुल जैसे हमने थ्योरी समझा दी है तो बहुत आसान सा लग रहा होगा। अगर कोई भी एक आध लोग मेरी क्लास को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो प्लीज मुझे बताएं कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी, है ना। चलिए फिर देखते हैं, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? ए है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 5।
तो आपने बताया, अभी हमने आपको पढ़ाया है कि कितने स्तर बताए हैं, 3 स्तर बताए हैं। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, फिर है हमारा परंपरागत या रूढ़िगत नैतिकता, फिर है उत्तर परंपरागत, है ना। तो इस तरह से हम इनके 3 स्तर हो गए। फिर नेक्स्ट आइए देखते हैं, अगर चाहें तो इसको और ज़्यादा डिटेल में हम समझा लें, लेकिन बस यही है कि आप लोग इतना पढ़िए जितना आपका, क्योंकि बहुत डेप्थ में जाके नहीं पूछेगा जितनी चीज़ें हैं, क्योंकि हम आपको बता रहे थे कि हम स्टार्ट करने से पहले हमने बताया था कि बहुत एनालाइज हमने किया है, सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं, किस तरह से बनते हैं। बहुत सारी चीज़ें समझने के बाद हम ये जो है टॉपिक वाइज हम लेकर आए थे। टेक्सटाइल से स्टार्ट किया था, टेक्सटाइल, हेल्थ साइंस, एक्सटेंशन, ये सारे हमने पेपर एनालाइज करके ही स्टार्ट किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्रश्न बना रहे हैं। फिर है गेस्टाल्ट के अनुसार सीखने में प्रमुख भूमिका किसकी होती है, तो किसकी होती है देख लेते हैं। ए है प्रत्यक्ष अनुभव, फिर है भागों का विश्लेषण, फिर है संपूर्ण दृष्टिकोण, फिर है व्यवहार प्रतिक्रिया। तो देखिए सीखने की जो सबसे ज्यादा प्रमुख भूमिका किसकी होती है, वो होती है संपूर्ण दृष्टिकोण। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटसन ने किस प्रसिद्ध प्रयोग के माध्यम से व्यवहारवाद को सिद्ध किया। देख लेते हैं। ए है स्किनर बॉक्स, बी है लिटिल अल्बर्ट प्रयोग, सी है पावलोव का प्रयोग, फिर है थार्डाइक का पजल बॉक्स। ठीक है, सारी चीजों को आपने पढ़ा होगा, है ना। स्किनर ने किस प्रकार से बॉक्स को रख करके डिब्बों को जो है अपना बताया था, पावलोव ने जैसे भूखे कुत्ते पर लार की उद्दीपक अनुक्रिया घंटी बांधना, ये सारी चीजें इनकी थी। थार्डाइक का भी पजल कैसे इसको सॉल्व करना था। तो यहाँ पर वाटसन ने जो किया था व्यवहार को जो है सिद्ध करने के लिए किया था लिटिल अल्बर्ट प्रयोग। ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सॉरी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलबर्ग के अनुसार कौन सा चरण नैतिक दुविधाओं पर आधारित होता है। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न, आसान क्या, अगर आपने रिवीजन नहीं किया होगा तो ये सारी चीजें माइंड में नहीं होंगी तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया तो फिर आंसर गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। ए है पूर्व परंपरागत स्तर, बी है परंपरागत, फिर सी है उत्तर परंपरागत, डी है नैतिक सिद्धांत। तो देखिए नैतिक दुविधाओं पर आप समझने की कोशिश करिए कि क्या कह रहा है। नैतिक दुविधा मतलब लग भी रहा है कि हम ये ना करें, लेकिन नैतिकता आ रही है ना, सामाजिकता आ रही कि नहीं मुझे ये करना होगा, और वो उसमें अपने आप को बंधा पाता है एक अनुशासन में समाज के साथ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर परंपरागत, क्योंकि इसी में वो सामाजिकता हो सामाजिक अनुबंधों से बन जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वो करता है। तो नैतिक दुविधाओं पर आधारित होता है चरण हमारा उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा पूछ रहा है, गेस्टाल्टवाद का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में है। तो देख लेते हैं ये जरा सा। ए है बाल मनोविज्ञान, बी है अनुभूति और सीखना, सी है सामाजिक मनोविज्ञान, डी है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद वाटसन है, सामाजिक मनोविज्ञान में अन्य चीजें आती हैं। बाल मनोविज्ञान तो आप जान रहे ही हैं कि बाल मनोविज्ञान के बारे में भी जो है इसको भी पढ़ना, मनोविज्ञान को, है ना। प्लेटो, अरस्तु और जिन्होंने आत्मा का विज्ञान बताया था, है ना, विलियम जेम्स को जाना जाता है मनोविज्ञान दर्शन के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुभूति और सीखना। इस योगदान जो है इसका इसी क्षेत्र में अधिक से अधिक है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, थार्डाइक के प्रयोग में किस प्राणी का उपयोग किया गया। इजी सा प्रश्न है। ए है कबूतर, बी है बिल्ली, सी है कुत्ता, डी है चूहा। तो देखिए कबूतर आप जानते हैं स्किनर ने किया था, बिल्ली का जो है थार्डाइक ने किया था, कुत्ते पर पावलो ने किया था। इस तरह से देख लेते हैं, आंसर हमारा हो गया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बिल्ली। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे कुछ ज्यादा डिटेल में समझाने वाला नहीं था। फिर है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सा चरण दूसरों की अपेक्षाओं और सामाजिक स्वीकृति पर केंद्रित है। ऑप्शन ए है सामाजिक व्यवस्था चरण, व्यक्तिगत सिद्धांत चरण, पारस्परिक संबंध चरण, डी है आत्महित चरण। तो करेक्ट आंसर होने वाला है, देखिए बस यही देखना है, सामाजिक स्वीकृति। तो पारस्परिक संबंध चरण इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। गेस्टाल्ट में सततता का नियम, है ना,
लॉ ऑफ कंटिन्यूटी किसे दर्शाता है? यानी गेस्टाल्टवाद में सततता का नियम या लॉ ऑफ कंटिन्यूटी या जो है लगातार, ये किस चीज को दर्शाता है? ए है समानता, बी है निकटता, सी है पूर्णता, डी है निरंतरता। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, निरंतरता या लगातार चीज को जो है दर्शाता है सततता का नियम या फिर लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। किसको दर्शाता है? निरंतरता को। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वाटसन के व्यवहारवाद सिद्धांत में उत्तेजना अनुक्रिया, ठीक है, एसआर थ्योरी का क्या अर्थ है? तो देख लेते हैं। ए है व्यवहार वातावरण से प्रभावित होता है। फिर है बी, हर उत्तेजना के लिए एक निश्चित अनुक्रिया होती है। सी है नैतिक विकास पर आधारित है। डी है अनुभव पर निर्भर करता है। तो देखिए उत्तेजना अनुक्रिया या एसआर थ्योरी का क्या अर्थ होता है? हर उत्तेजना के लिए एक निश्चित अनुक्रिया होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हर उत्तेजना के लिए एक निश्चित अनुक्रिया होती है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। थार्नडाइक के अभ्यास के नियम के अनुसार सीखने में क्या आवश्यक है? सीखने में क्या आवश्यक है आइए देखते हैं हम। ए है बार बार दोहराना, बी है आंतरिक प्रेरणा, सी है संज्ञानात्मक कौशल, डी है पर्यावरणीय कारक। तो देखिए आप बिल्कुल आसान सा प्रश्न है क्योंकि उन्होंने सीखने के 3 नियम दिए हैं जिनको हमने आपको बताया है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो अभ्यास का नियम का मतलब हो जाएगा बार बार दोहराना। आंसर इज दी करेक्ट ऑप्शन ए। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक न्याय मोरल जस्टिस की अवधारणा किस स्तर में आती है? ए है परंपरागत, बी है उत्तर परंपरागत, सी है पूर्व परंपरागत, डी है स्वायत्ता स्तर। तो देखिए बस बहुत आसान सा है, हमने इतना मतलब आपको आप क्यों समझने के लिए जो भी हमने डिफाइन किया है अगर वो आपने ध्यान से सुना होगा तो गलत एक भी प्रश्न नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, उत्तर परंपरागत, है ना। उत्तर परंपरागत स्तर में ही आपसे बता दें ये कब से कब तक है, तो 13 से ऊपर की अवस्था होती है, ठीक है, या 13 से 16 भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। मोरल जस्टिस यानी कि नैतिक न्याय, वो नैतिक न्याय की ओर ध्यान देगा, सामाजिक, मतलब हम बार बार इसको रिपीट इसलिए करें कि ये आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका श्योर गलत नहीं होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट या कह सकते हैं सीडी से जितने भी हमने पढ़ाया है आप बिल्कुल कायदे से समझिए, इससे बाहर का प्रश्न भी नहीं आएगा और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन बस ये है कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे तो आप भरोसा रखिए कि इतना आपको पढ़ाया देंगे इसमें कि ज्यादा कुछ बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। गेस्टाल्टवाद के अनुसार समस्या समाधान में कौन सी विधि महत्वपूर्ण है? ए है कोशिश और त्रुटि, बी है अंतर्दृष्टि, सी है पुनर्बलन, डी है अनुकरण। तो देखिए अभी हमने बताया समस्या समाधान किससे संबंधित है, बी आंसर हो जाएगा, अंतर्दृष्टि से संबंधित है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या कह रहा है, वाटसन के व्यवहारवाद में शिशु के सीखने पर कौन सा प्रयोग आधारित है? अभी देखिए हमने ऊपर इसके बताया है। आ गया प्रश्न। ए है अल्बर्ट प्रयोग, बी है बंदर प्रयोग, सी है पावलो प्रयोग, डी है थार्नडाइक प्रयोग। तो देखिए बंदर पर प्रयोग किया किसने, ये बंदर पर आपका किया था कोहलर ने, सूज की अंतर्दृष्टि पे, है ना, चिंपैंजी नामक बंदर पे। पावलो ने कुत्ते पर किया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है, इनका क्या था, तो इनका था अनुकूलित अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। थार्नडाइक का क्या है आप जान ही रहे हैं, इन्होंने सीखने के क्या दिए हैं, सीखने के 3 नियम दिए हैं। कितने, 3 नियम दिए हैं। और बंदर पर किसने प्रयोग किया था, तो ये कह सकते हैं सूझ का सिद्धांत दिया था या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था किसने, तो ये दिया था कोहलर ने। तो बच्चे एक रहा, नहीं आ रहा होगा तब भी आपका हो जाएगा अल्बर्ट प्रयोग, ठीक है। वाटसन के व्यवहार में चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थार्नडाइक का प्रभाव का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? ए है पुनर्बलन सिद्धांत, बी है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सी है अनुक्रिया सिद्धांत, फिर डी है निष्कर्ष त्रुटि सिद्धांत। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा होने वाला प्रभाव का नियम हो जाएगा पुनर्बलन सिद्धांत पर आधारित है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
देख लेते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का अंतिम चरण कौन सा है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का अंतिम चरण, आइए देखते हैं ऑप्शन, फिर करते हैं आंसर। ए है नैतिक सिद्धांत, बी है सामाजिक व्यवस्था, फिर सी है परंपरागत नैतिकता, डी है उत्तर परंपरागत नैतिकता। तो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन ए नैतिक सिद्धांत। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गेस्टाल्टवाद में, एक मिनट, गेस्टाल्टवाद में अच्छे स्वरूप का नियम क्या दर्शाता है। ए है मानसिक संरचना, बी है पूर्णता की प्रवृत्ति, सी है अनुभव की पुनरावृत्ति, डी है अनुक्रिया का नियंत्रण, है ना। तो गेस्टाल्टवाद में अच्छे स्वरूप का नियम क्या दर्शाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्णता की प्रवृत्ति, ये दर्शाता है अच्छे स्वरूप का नियम। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वाटसन के अनुसार व्यवहार मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है। ए है आंतरिक मानसिक प्रक्रिया, बी है बाहरी उत्तेजनाएं, सी है जन्मजात प्रवृत्ति, डी है नैतिकता। तो देखिए वाटसन के अनुसार व्यवहार मुख्य रूप से प्रभावित होता है बाहरी उत्तेजनाएं। वैसे भी वाटसन ने कहा कि आप व्यवहारवादी थे ये, और कहा जैसा आप बालक देंगे मैं उसको वैसा बना दूंगा जैसा आप चाहते हैं। तो जो बाहरी उत्तेजनाएं हैं, बाहरी वातावरण है, इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, तो वाटसन का व्यवहार मुख्य रूप से इन्हीं सब चीजों से, बाहरी उत्तेजनाएं, बाहरी प्रेरणा, उद्दीपक, मतलब उन चीजों से वो ज्यादा प्रभावित होता है। ये सारी चीजें आप जब माइंड में रखेंगे तो क्वेश्चन चाहे जहां से आएगा गलत फिर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन बी बाहरी उत्तेजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है, थार्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभावी क्या होता है। तो सबसे अधिक प्रभावी क्या होगा, ए है पुनर्बलन, फिर देखते हैं अगला है प्रयास और त्रुटि, फिर है सामाजिक प्रभाव, फिर है अंतर्दृष्टि। तो सबसे अधिक प्रभावी होता है प्रभाव और त्रुटि, सॉरी प्रयास और त्रुटि, है ना। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, जब हम आप लगातार प्रयास करेंगे त्रुटि होगी, प्रयास करेंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रभावकारी होगा और सीखने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में स्वायत्ता नैतिकता का क्या अर्थ है। स्वायत्ता नैतिकता का अर्थ क्या है, ये शब्द जो हम पढ़ते हैं इसका क्या अर्थ है देखते हैं। ए है व्यक्तिगत नैतिकता का विकास, बी है समाज द्वारा तय किए गए नियम, सी है सांस्कृतिक मानदंड, डी है पर्यावरणीय प्रभाव। तो देखिए स्वायत्ता नैतिकता का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत नैतिकता का विकास। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए व्यक्तिगत नैतिकता का विकास। चलिए फिर आज की सीरीज का हमारा आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न हमारा है गेस्टाल्टवाद किस मुख्य अवधारणा पर आधारित है। तो देखिए देख लेते हैं, ए है हमारा सीखना अभ्यास से होता है, बी है मन एक संपूर्ण संरचना में कार्य करता है, सी है व्यवहार अनुक्रिया पर आधारित होता है, डी है संज्ञानात्मक विकास महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए गेस्टाल्ट का मुख्य अवधारणा मतलब किस पर आधारित है, तो ये आधारित है हमारी मन एक संपूर्ण संरचना में कार्य करता है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी मन एक संपूर्ण संरचना में कार्य करता है। ये है गेस्टाल्ट का मुख्य अवधारणा। तो इस तरह से देखिए हमारे क्या हो रहे हैं, ये हमारे आज की सीरीज के सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आज की सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज आप कमेंट करके हमको बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और कहेंगे कि जो है आप थोड़ा सा समय दीजिए, तो जो है हम आप लोगों की जो है उम्मीदों पर खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी इतना ये है कि हम इतना आपको पढ़ा देंगे इसमें से कि कहीं से कोई प्रश्न अलग से नहीं आएगा। और आपको बस देखिए मुझे थोड़ा सा लगता है कि जैसे अगर छोटे बच्चों को पढ़ाना हो तो बहुत अच्छे से उनको समझाया जाए। मुझे लगता है कि सब लोग परिपक्व हैं, सब लोग एक तरह से बच्चे कि भावी शिक्षक हैं, और बहुत लोग तो कहीं ना कहीं पढ़ा भी रहे होंगे, कोई प्राइमरी में होगा, कोई जूनियर में होगा, या कोई प्राइवेट पढ़ा रहा होगा। तो ऐसी सारी स्थितियां हैं। तो मुझे लगता है कि बस मुझे समझाने में थोड़ा सा जो है ये फील होता है, बट लेकिन मुझे लगा कि अब बारी आ गई है ऐसा समझाने की। अगर इस तरह समझा देंगे तो बहुत सी चीजें आपके माइंड में आ जाएंगी, और ये विषय भी ऐसा है। तो और इसके साथ आप लोग लगातार जुड़े रहिए। 50 डेज सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है।
उसको आप पढ़ते रहिए। इसके बाद हम जो है लगातार अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, लगातार हम मैराथन क्लास लेते रहेंगे। सोच रहे हैं टेक्सटाइल की, और वैसे भी होम मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन साइंस भी हमारा नहीं हुआ है इसमें, इन सब की भी हम जो है एक एक करके मैराथन क्लास ले लें। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम बनाते रहें और आप लोग उससे जुड़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, अगर लग के अगर आप पढ़ेंगे, लग के अगर आप एक आध बार देखेंगे वीडियो, तो आपको लगेगा कि जो है प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी वैसे अगर थोड़ा सा चलाया फिर बंद कर दिया, और ये अगर आप किसी भी चीज़ को अगर समझना, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा वो नहीं है, बहुत ज़्यादा हम कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं डाल पाते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, इस तरह से सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। बस आप ये है कि थोड़ा सा चैनल के साथ जुड़िए हमारे साथ और समय दीजिए, पढ़िए, तो फिर देखिए आप लोगों को लगेगा कि हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, भले ही हम कम चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए फिर, तब तक के लिए बाय बाय, या कह सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास, नए टॉपिक के साथ।